तारीख थी 5 अगस्त 2024 और अचानक से एक खबर आती है कि बांग्लादेश आर्मी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इंडिया के हिंडन एयरबेस पर लैंड करती हैं। तो ये स्टोरी है उस देश की जो डेवलपमेंट की राह पे चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस ईयर के एंड तक वो पर कैपिटा जीडीपी में भारत को पीछे छोड़ने वाला है। पर अचानक से वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। जमाते इस्लामी जैसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इनको बैक करते हैं और यूएस इन प्रोटेस्ट को बैकिंग देता है और शेख हसीना को डिक्टेटर बताता है। और अचानक 5 अगस्त को बांग्लादेश में आर्मी कू कर देती है, तख्ता पलट कर देती है और बांग्लादेश की पीएम को भागकर इंडिया आना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। नमस्कार मित्रों, तो आइए जानते हैं कि क्यों तो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, क्यों बांग्लादेश पीएम का तख्ता पलट हुआ और कौन है मास्टरमाइंड इन सब के पीछे और क्या बांग्लादेश को अनस्टेबल करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कू से या तख्ता पलट से भारत की इकोनॉमिक और ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी को रोकने की साजिश है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जहां राजनीतिक अनिश्चितता का असर भारत बांग्लादेश व्यापार पर गहराता जा रहा है, सीमा पर व्यापार अब भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाया है। यूरोप और अन्य विकसित देशों के कपड़ा कारोबारी बांग्लादेश में नए ऑर्डर्स कम प्लेस कर रहे हैं। Hindus in Bangladesh is worrying, now extending beyond assaults and attacks. Tones of forced resignations from government jobs. Nearly 50 Hindu academicians have been compelled to resign since August 5th. Let's turn to Bangladesh now. The chorus for extraditing Sheikh Hasina is growing. Student leaders have talked about it, political parties have, and now interim leader Mohammad Yunus has joined in. He too wants Sheikh Hasina to return to face justice in Bangladesh. तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2023 के लास्ट कुछ मंथ्स में, जब बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टीज लेड बाय बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये आरोप लगाते हैं शेख हसीना पे कि ये इलेक्शन में धांधली करके जीत रही हैं एंड शी शुड रिजाइन एंड शी इज द डिक्टेटर। बट शेख हसीना उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और फिर 2024 में बांग्लादेश के इलेक्शन होते हैं जनवरी के आसपास और ये सारी ओपोजिशन पार्टीज लड़ने से मना कर देती हैं इलेक्शन में और शेख हसीना और उनकी पार्टी फुल मेजोरिटी से पावर में आ जाती हैं। और एक मीडिया डायलॉग में शेख हसीना जी इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोलती हैं। फिर कुछ मंथ्स बाद मई 2024 में शेख हसीना जी एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें ये बताती हैं दैट आई विल नॉट नेम एनी कंट्री बट आई हैड ऑफर बाय अ व्हाइट मैन कि आप यानी शेख हसीना जी बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्शन में जीत जाओगी अगर आप बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाने दो, स्पेसिफिकली कहें तो सेंट मार्टिन आइलैंड्स में। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आपको ये लगेगा कि ये केवल एक कंट्री बांग्लादेश को टारगेट करने के लिए है, बट नहीं, एक्चुअल टारगेट इज डिफरेंट कंट्री। और इसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने ये भी कहा कि दे वांट टू कार्व out a separate Christian nation out of parts of Bangladesh and Myanmar like they did in East Timor। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शेख हसीना ने बेशक सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार का ही नाम लिया हो, बट इंडियन स्टेट्स लाइक मणिपुर और मिजोरम भी उसी सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट के कॉन्सेप्ट का पार्ट हैं, क्योंकि जो कुकी टेररिस्ट बांग्लादेश और म्यांमार पे अटैक कर रहे हैं वही सेम सेपरेटिस्ट इंडिया के मणिपुर और मिजोरम में भी एक्टिव हैं। सो हम सब जानते हैं कि कौन है वो व्हाइट मैन कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करती है और सुपर पावर है। इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जैसे कि हमें पता है कि शेख हसीना ने यूएस को एयरबेस नहीं दिया और बांग्लादेश में फिर भी फुल मेजोरिटी के साथ बांग्लादेश में पावर में आ गई थी, फिर अप्रोक्सीमेटली इस बयान के एक मंथ बाद ही बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आइए समझते हैं इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड अमेरिकन बैकिंग और सपोर्ट टू देम। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑल्सो नोन एज 2024 बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट और जुलाई रेवोल्यूशन एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थे जो स्टार्ट हुए बांग्लादेश में कोटा सिस्टम और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। और स्टूडेंट चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया जाए और मेरिट बेस्ड सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो मैं अगर आपको बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को समझाऊं तो बांग्लादेश में टोटल 56% रिजर्वेशन था, जिसमें 30% रिजर्वेशन 1971 के मुक्ति बाहिनी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के और उनके भी बच्चों के तक के लिए था, और 10% फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, और 10% डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो निकलती है उन लोगों के लिए था, और 5% एथनिक माइनॉरिटीज और 1% फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। साउंड्स नाइस, राइट? आपको लगा होगा, बट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को नहीं लगा और उन्होंने इनिशियली 5 डिमांड्स रखी। फर्स्ट, कोटा सिस्टम को 56% से 10% किया जाए। सेकंड, वेकेंट पोजीशन में मेरिट लिस्ट से भरी जाए अगर एलिजिबल कैंडिडेट जो होता है वो कोटा से नहीं मिलता है। थर्ड, कोई स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए कोटा स्टूडेंट्स के लिए। फोर्थ, एज लिमिट जो है वो हर कैंडिडेट के लिए सेम होनी चाहिए। फिफ्थ, नो कैंडिडेट कैन यूज कोटा मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट उस कोटा को यूज नहीं कर सकता। और यहाँ कैच ये आता है कि 2 मई 2018 में ही शेख हसीना गवर्नमेंट ने ये 30% फ्रीडम फाइटर वाला कोटा हटा दिया था उस टाइम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर अभी जून
2024 में ये प्रोटेस्ट और भड़क गए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने 30% वाला कोटा रीइंस्टेट कर दिया या दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब आप देख रहे हो ना कि कोटा या रिजर्वेशन वापस लाया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रोटेस्ट हो रहे हैं शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उनको डिक्टेटर कहा जा रहा है। और फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट वायलेंट होने लगे। यूएस मीडिया हाउसेज ने भी शेख हसीना को डिक्टेटोरियल रेजिम बोलना शुरू कर दिया और डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम इन डेंजर एटसेट्रा के नैरेटिव शुरू हो गए। और फाइनली 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और अपनी सिस्टर के साथ इंडिया आ गई। और फिर मिलिट्री चीफ ऑफ बांग्लादेश वकर उस जमान ने इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा की, लेड बाय मोहम्मद यूनुस, हु इज नोबल लॉरेट एंड इकोनॉमिस्ट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई दिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज एक्चुअली अ यूएस बैक कू इन बांग्लादेश? बिकॉज मोहम्मद यूनुस, जिनको सपोजिटली स्टूडेंट यूनियन और ऑल पार्टीज प्लस मिलिट्री ने इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया है, विच इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। मोहम्मद यूनुस ने वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी काम किया है और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपना योगदान दिया है और इसी के रिजल्ट में उनको नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम बराक ओबामा और रेमन मैग्सेसे जैसे कई अवार्ड्स उनको दिए गए हैं यूएस के द्वारा। और अगर आप इन अवार्ड्स के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों कुछ स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक पर्पस पूरा करने के बाद ये अवार्ड दिया जाता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइज कि अगर बांग्लादेश में यूएस द्वारा कू कराया गया है तो उसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम क्यों दिया जा रहा है? तख्ता पलट या कू बांग्लादेश में इसलिए नहीं हुआ और शेख हसीना को रिजाइन करके इसलिए नहीं भागना पड़ा क्योंकि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट से वो डर गई थी। ये रैग टैग स्टूडेंट प्रोटेस्ट आर जस्ट अ फेस एंड अ टूल जिनको बड़ी पावर्स ने यूज किया है अपना टारगेट अचीव करने के लिए और नैरेटिव पोर्ट्रे करने के लिए कि ये जो डिक्टेटोरियल रिजीम का जो समापन हुआ है और शेख हसीना ने जो रिजाइन किया है ये एक्चुअली स्टूडेंट्स ने किया है और ये एक स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन है। अगर ऐसा ही है तो क्यों कोई स्टूडेंट को चीफ एडवाइजर बना रहे? क्यों किसी स्टूडेंट लीडर को होम मिनिस्टर की इक्वल पोस्ट पे नहीं बिठा रहे या फॉरेन मिनिस्टर की इक्वल पोस्ट पे नहीं बिठा रहे? तो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इट्स एक्चुअली अ बांग्लादेशी आर्मी जिन्होंने अपनी साइड स्विच कर ली और यूएस को अपनी एलिजेंस या कहीं की निष्ठा बेच दी और शेख हसीना को रिजाइन करने पर मजबूर किया। इट्स हर फॉर्च्यून कि एटलीस्ट उन्होंने शेख हसीना को जीवित आने दिया इंडिया के लिए। एज माओ त्से-तुंग, द फाउंडर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यूज्ड टू से, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन एंड इट्स ऑब्वियस दैट इट्स आर्मी इन बांग्लादेश जिन पे गन है और जिन पे एक्चुअल पावर है और दे आर द वंस जिन्होंने अपनी कंट्री को धोखा दिया है, बिट्रे किया है। और अब आर्मी अच्छी, स्टूडेंट तो अच्छे हैं ही हैं, टूल्स हैं और शेख हसीना डिक्टेटर। नाउ व्हाट डज दिस कू मीन्स? इट मीन्स कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर विन बाय इंडिया विद सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर इज ऑल अनडन और नाउ बांग्लादेश इज अंडर यूएस कंट्रोल और नाउ मोस्ट likely within 1 to 2 years they will get the Saint Martin Island to build their US air base on it and then they can train kooky freedom fighters because US terrorist नहीं बनाता, US जो है वो freedom fighters बनाता है। और ताकि फिर ये US funded और trained kooky terrorist अपने unsaid aim separate state for Christian या कहें कि to create a separate Christian state जो ये चाहते हैं बनाना, kooky land out of parts of India, Bangladesh and Myanmar, उसके लिए अग्रसर हों। Now the question arise, can India do something to save the minorities and specifically हिंदूज इन बांग्लादेश? तो जैसा कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ के माइनॉरिटीज को और स्पेसिफिकली हिंदुओं को मारा जा रहा है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे बाय दीज सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, जमात इस्लामी बांग्लादेशी गुंडेस। और ऐसा नहीं है कि इंडिया इन छुटपुट रैग टैग गून एलिमेंट से डरता है, बट बांग्लादेश इज अंडर यूएस कंट्रोल एंड यूएस इज वे मोर पावरफुल देन रशिया एंड चाइना। फॉरगेट अबाउट इंडिया। दे कंट्रोल सी, दे कंट्रोल ओशंस, दे कंट्रोल स्काई थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स, दे कंट्रोल इकोनॉमीज थ्रू वर्ल्ड करेंसी यूएस डॉलर and swift system of banks. They control all big institutions like United Nations, World Bank, IMF, etc. क्योंकि इन सब के हेडक्वार्टर्स भी यूएस में ही हैं। यूएस पूर्ण रूप से सशक्त है भारत को अपने इकोनॉमिक सैंक्शन से क्यूबा, वेनेजुएला या ईरान जितना बनाने के लिए और इवन वो चाहते हैं कि इंडिया बांग्लादेश में मिलिट्री एक्शंस ले so that they can portray India as a hegemonic dictatorial country which is giving shelter to a dictator Sheikh Hasina and violating the human rights, free speech, liberty in Bangladesh and इसी बहाने वो इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकें। Now the फाइनल क्वेश्चन अराइज कि आखिर यूएस ऐसा करके हासिल क्या करना चाहता है? यूएस इंडिया का इकोनॉमिक और ओवरऑल राइज रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया में एक और चाइना उभर के आए जो उनकी हेजेमनी और सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज करें। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, कोरोना वायरस एंड डेमोग्राफिक डिजास्टर, बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना में पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा और एवरेज एज गोइंग टू इंक्रीज इन चाइना। बट इंडिया इज यंग, इंडिया इज ग्रोइंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया विल सरपास चाइना इकोनॉमिकली बाय 2050s और 2060s और इसी वजह से वो भारत के राइज को अभी से ही रोकना चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ही रहे जितनी अभी है, $4 to $5 ट्रिलियन एंड नॉट मोर देन दैट। इसीलिए दे वांट टू प्रेशर इंडिया, सैंक्शन इंडिया और भगवान न करे बट बाल्कनाइज इंडिया। मतलब उनके लिए बेस्ट होगा कि अगर वो भारत को सेपरेट सेवरल कंट्रीज में डिवाइड कर दें। सो डिफिकल्ट टाइम्स फॉर इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट आर कमिंग। सरकार
आपको अलर्ट रहना होगा, जो कि आई नो वो होंगे ही। इंडिया में भी कई सारे सपोजिड प्रोटेस्ट हो सकते हैं, या कहें कि आने वाले सालों में ये प्रोटेस्ट होंगे ही टू थ्रो आउट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी डिक्लाइन होकर एनडीए हो गई है बीजेपी से। इसे हटा के वीक सेवरल स्मॉल पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट भारत में ला सके। और यही होता है जियोपॉलिटिक्स में, हर कंट्री अपना हित पहले देखती है, चाहे सामने वाली कंट्री या कंट्रीज बर्बाद हो जाएं। सो जितने भी मैंने आर्टिकल्स मेंशन किए हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।